हेलो नमस्कार, आप सभी बाबू का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा था। उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखा था, कुछ फ्रिंजेस देखा था। तो आज उसी फ्रिंजेस के बारे में कुछ और बात करना है। तो आज का जो हेडिंग होगा उसी फ्रिंजेस को लेकर होगा, तो इसीलिए जो हेडिंग का नाम है वो है थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस। मतलब यहाँ पे वो जो अपने पास डार्क और ब्राइट पैटर्न दिख रहा था उसका विड्थ निकालेंगे कि वो कितने चौड़ाई में फैला रहता है। तो ये हो जाएगा अपने पास थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस। अब यहाँ पे क्या निकालना अपने को, फ्रिंज विड्थ, कि वो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, मतलब जो ब्राइट लाइट है, जो डार्क लाइट है, कितने चौड़ाई में फैला रहता है। तो एक और बार जहाँ बना लिया जाए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या था अपने पास। तो ये पहला स्लिट था जहाँ पे सोर्स था अपना, ये सोर्स था, यहाँ से लाइट जा रहा था। उसके बाद दो स्लिट हम लोग बनाए थे, कुछ ये था और उसके बाद एक स्क्रीन था, यही था फिगर। और ये जो स्लिट था इसको यहाँ पे नामकरण S1 कर देते हैं, यहाँ पे नामकरण S2 कर देते हैं। अब पूरा हम लोग क्रेस्ट्रॉन ही बनाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। तो डायरेक्ट में क्या था, ये जो दूरी था वो अपने पास था स्मॉल d, और ये जो दूरी था वो अपने पास था कैपिटल D। ठीक है, ये 1 से 2 mm था, ये 1 से 2 मीटर था। अब होगा क्या कि जब कभी भी सोर्स से लाइट पास करेगा तो एक लाइट यहाँ जा रहा होगा और दूसरा लाइट भी वहीं हम भेजते हैं, और ये वाला जो जगह है वहाँ पे एक फ्रिंज बन रहा होगा। उस फ्रिंज को हम लोग क्या, मतलब उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, P। अब वो फ्रिंज कुछ भी हो सकता है, डार्क ब्राइट कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग अपने हिसाब से लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर हम लोग जा रहे हैं तो इसको हम लोग ब्राइट फ्रिंज मान लेंगे। तो यहाँ से जब लाइट जा रहा होगा और यहाँ से जब लाइट जा रहा होगा तो कुछ एंगल बना के जा रहा होगा इस वाले से। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब एकदम बीच वाला जो पॉइंट है, मतलब ये जो अपने पास स्लिट वाला स्क्रीन है, उसके बीच वाले पॉइंट से भी वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और ये हम ड्रॉ कर देते हैं विथ थीटा एंगल। तो ये जो है इससे कितने एंगल पे जा रहा है, थीटा एंगल पे जा रहा है। अगर ये इसे थीटा एंगल पे जा रहा है तो कुछ और नामकरण कर दें हम लोग। तो इस पॉइंट को ए बोल दिए, यहाँ बी बोल देते हैं, इसको ओ बोल देते हैं, यहाँ पे ओ डैश बोल देते हैं। ये कुछ नामकरण हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ ट्राइंगल्स दिखाई दे रहा है, उसी से कहानी सॉल्व होगा अपना। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग इस वाले S2 वाले पे। तो जब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ऐसे ही हो गया मान लो परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका नाम कर देते हैं N कर देते हैं, ये वाला लाइन का परपेंडिकुलर ड्रॉ के यहाँ पे। तो यहाँ पे भी कुछ एंगल बनेगा। अब ज्योमेट्री से होगा कि ये जितना एंगल है वही एंगल ये भी बनता है, मतलब ये थीटा था तो ये भी कितना एंगल बनेगा, थीटा ही बनेगा। ठीक है, और दूसरी बात हम लोग क्या कर लें कि ये जो O पॉइंट है, तो ये P से इस O का दूरी हम लोग बोल देते हैं x। तो ये कुछ फिगर का नामकरण हो गया। अब इसी फिगर से हम लोग विड्थ निकालेंगे, फ्रिंज विड्थ। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा ले लें, ये वाला O डैश वाला, O डैश P O, ये वाला ट्राइंगल जिसमें थीटा एंगल है। थीटा एंगल कितना है, tan थीटा हम लोग लेंगे। अब tan थीटा क्यों लेंगे कि जो अपने काम का है वही अपने को चाहिए। तो tan थीटा अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ पे अपने को मिलेगा ये और ये, मतलब जो वैल्यूज़ अपने को मालूम उसी हिसाब से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे। तो tan थीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों मिल जाएगा। तो परपेंडिकुलर है PO, बेस है O डैश O। तो PO है अपने पास x, O डैश O है अपने पास D, और tan थीटा ये सब बहुत छोटा छोटा एंगल बनेगा। तो tan थीटा को सीधा रिप्लेस कर दें हम लोग थीटा से। तो एक वैल्यू अपने पास थीटा का ये आ गया, एक और वैल्यू मिल जाएगा थीटा का दूसरे ट्राइंगल से, वो ट्राइंगल का नाम हो जाएगा S1 S2 N, ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा, यहाँ पे भी 90 था, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा ये है, तो यहाँ पे अपने को क्या इस्तेमाल करेंगे, साइन थीटा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये D है अपने पास। ठीक है, और अपने पास S1 S2 है, और ये इसको हम लोग कुछ मान सकते हैं। वो कुछ क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री से भी पता चल जाएगा क्या हो जाएगा। तो साइन थीटा है S2N और हाइपोटेनस S1 S2, ये मिला। अब ये जो S2N है, S2N, इसको हम लोग बोलेंगे P कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है P पाथ डिफरेंस। ये P पॉइंट है,
ये पी अपने पास ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं पाथ डिफरेंस, ठीक है। अब ये पाथ डिफरेंस क्या होगा, तो अभी हम लोग देखे थे पिछले वाले में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस निकाल रहे थे। ये अपने पास पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला भी था थीटा अपॉन लैम्डा इंटू पाई करके, ठीक है। पाथ डिफरेंस करके हम लोग निकाल लेते हैं ना, थीटा इज इक्वल्स टू पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो वही पाथ डिफरेंस हो गया पी, फिर S1 S2, ये हो गया स्मॉल डी, और साइन थीटा को हम लोग ले देंगे थीटा। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन से क्या देखने को मिलेगा, एक्स अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल्स टू पी अपॉन स्मॉल डी कर सकते हैं। अब यहाँ से पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स डी अपॉन में कैपिटल डी। तो कुल मिला के एक पाथ डिफरेंस वाला फार्मूला जो है अपने पास ये आ गया, और यही पाथ डिफरेंस हम लोग पहले भी रिलेट कर चुके हैं किसी चीज़ से। थोड़ा सा ऊपर कर देते, पी अपने हम लोग निकाल लिए। अब इसी पी को हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों के लिए रिलेट भी किए हुए। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पी का जो होता है वो इस्तेमाल कर लेंगे, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पी का जो होता है वो भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब यहाँ से दो केस बनेगा। तो एक बार बनेगा फॉर ब्राइट फ्रिंज, जो क्या था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पहले इसको देख लिया जाए। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम लोग बात करते हैं तो जो पी आ रहा था वो क्या आ रहा था, एन लैम्डा। एन क्या अपने पास था, होल नंबर था। अब पी के जगह पे ये रख दें, यूजिंग दिस इन अबव इक्वेशन, क्या देखने को मिलेगा, तो एन लैम्डा इज इक्वल्स टू एक्स डी अपॉन में कैपिटल डी। यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। तो ये आ गया एक्स, और एक्स कहने का मतलब क्या हो गया, विड्थ हम लोग निकाल रहे हैं। विड्थ मतलब डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ओ क्या था, ओ जो पॉइंट है वो बीच वाला पॉइंट है, एकदम बीच में जो स्लिट है उसके बीच का पॉइंट है ओ। ओ से लेके पी का दूरी, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो फ्रिंज बन रहा होगा, अगर हम वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मान रहे तो उसका दूरी क्या हो जाएगा। तो हम लोग मतलब एकदम मिडिल से, जो स्क्रीन है उसके मिडिल से दूरी निकाल रहे ब्राइट फ्रिंज का। तो पहला ब्राइट फ्रिंज आकर निकालना है, एन क्या है, नंबर बताता। तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज अगर निकालना है तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो उस हिसाब से x1 क्या आ जाएगा, लैम्डा डी अपॉन डी। सिमिलरली सेकेंड ब्राइट फ्रिंज के लिए निकालना, मतलब क्या होगा, ब्राइट डार्क ब्राइट बनेगा ना। तो सेकेंड अगर ब्राइट फ्रिंज निकालना है तो हो जाएगा x2, वो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा डी अपॉन डी। वैसे अगर थर्ड ब्राइट फ्रिंज निकालना है तो हो जाएगा x3, हो जाएगा 3 लैम्डा डी अपॉन डी, एन का वैल्यू चेंज कर करके। तो ये जो अपने पास निकल रहा है, ये जो दिख रहा है, ये निकलता हुआ एक्स लैम्डा डी अपॉन डी। तो ये दूरी निकला है मतलब ओरिजिनल मिडिल पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट का। तो पहला ब्राइट फ्रिंज इतना दूर, दूसरा ब्राइट फ्रिंज, तीसरा ब्राइट फ्रिंज, ये एक तरह से फ्रिंज विड्थ निकला है। अगर सिमिलरली हम लोग निकाल दें डार्क फ्रिंज के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो पी का होता है वो होता है 2n-1 लैम्डा बाई 2। अब यही पी दोनों इक्वेट करके देखें। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं इक्वेट करने के लिए। तो मिलेगा अपने पास एक्स डी अपॉन में कैपिटल डी 2n-1 लैम्डा बाई 2। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स का वैल्यू कैपिटल डी 2n-1 लैम्डा बाई 2 अपॉन में स्मॉल डी। ये आ गया अपने पास एक्स का वैल्यू। अब यहाँ पे फिर से वही बात, यहाँ डार्क फ्रिंज के लिए बात करें तो फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज n इज इक्वल्स टू 1 देन x1, तो लैम्डा डी अपॉन में 2d यहाँ पे आएगा। और अगर हम लोग निकाल ले सेकेंड डार्क फ्रिंज, थर्ड डार्क फ्रिंज, तो ऐसे करके अगर सेकेंड डार्क फ्रिंज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 लैम्डा डी अपॉन में 2d। सॉल्व करेंगे, यहाँ वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। थर्ड निकालेंगे तो 5 लैम्डा डी अपॉन 2d, कुछ ये निकलेगा, ऐसे निकलता जाएगा। अब इसको थोड़ा फिगर से भी समझ लिया जाए कि फिगर से ये कैसा दिखाई देगा। हम लोग तो विड्थ निकाल ले एक तरह से, और बीच वाले पॉइंट से दूरी निकाल ले। अगर इसका फिगर बनाया जाए कि फिगर में कैसा दिखाई देगा, जो हम लोग को चीज़, जो डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं,
तो जैसे ये स्क्रीन है अपने पास, ठीक है, ये बीच वाले पॉइंट से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक फ्रिंज है अपने पास और इसको हम लोग बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज। अब ब्राइट के बाद क्या आएगा अपने पास, डार्क फ्रिंज आएगा, फिर आएगा ब्राइट फ्रिंज, फिर आएगा डार्क फ्रिंज, ब्राइट, डार्क, कुछ ऐसा आएगा। तो इसको हम लोग कर देते हैं, मान लो ये ब्राइट है, ये डार्क हो गया, ये ब्राइट है, ये डार्क हो गया, ये ब्राइट है, ये डार्क हो गया, ये कुछ फ्रिंज बना है। हम लोग मिडिल से दूरी निकाल रहे हैं, तो ब्राइट फ्रिंज से ब्राइट फ्रिंज का दूरी, मतलब पहला ब्राइट फ्रिंज का दूरी वो हो जाएगा जो हम लोग उधर निकाले थे, कितना, लैम्डा डी बाई डी। पहले ब्राइट फ्रिंज से दूसरे ब्राइट फ्रिंज का दूरी ये हो जाएगा 2 लैम्डा डी बाई डी। वैसे अगर तीसरा ब्राइट फ्रिंज निकलता है तो वो दूरी हम लोग निकालते हैं, ठीक है। ये है अपने लिए ब्राइट फ्रिंज का दूरी। ऐसे हम लोग डार्क फ्रिंज का निकाले तो वो भी यहीं से मेजर करेंगे, लेकिन पहले ब्राइट फ्रिंज से पहले डार्क फ्रिंज का दूरी वो कितना है अपने पास, वो है लैम्डा डी बाई, या फिर ऐसे निकाल लैम्डा माइनस करके ये है, तो ये है लैम्डा डी अपॉन में 2d। फिर से अगर दूसरे डार्क फ्रिंज का दूरी निकालेंगे तो वो है 3 लैम्डा डी अपॉन में 2d। वैसे अगर पाँचवें डार्क मतलब थर्ड डार्क फ्रिंज का दूरी निकालेंगे तो वो हो जाएगा 5 लैम्डा डी अपॉन में 2d। ये कुछ देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ आएगा। तो हम लोग जो भी दूरी निकाल रहे हैं एकदम बीच वाले से निकाल रहे हैं, तो बीच वाला पहला ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि बीच में ब्राइट फ्रिंज ही मिलेगा, तो जो पहला ब्राइट फ्रिंज है उससे पहला ब्राइट फ्रिंज मतलब ये जो मिला है ओ पे हो गया, इससे पहला ब्राइट फ्रिंज का दूरी है, इससे दूसरा ब्राइट फ्रिंज का दूरी है, इससे पहला डार्क फ्रिंज का दूरी, इससे दूसरा डार्क फ्रिंज का, इससे तीसरा डार्क फ्रिंज का, ये दूरी हम लोग निकाली। अगर हम लोग को कंसेक्यूटिव दूरी निकालना है कि कंसेक्यूटिव दूरी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक है लैम्डा डी बाई डी एक, यहाँ से यहाँ आधा, तो कंसेक्यूटिव दूरी हाफ में मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो लैम्डा डी बाई डी है, ये वाला पार्ट ये देखो दोनों में कॉमन है, ये इंक्रीज कर रहा है और 21 हिसाब से इंक्रीज करा, मल्टीपल ऑफ 0.1, 0.51, 1.52, 2.5, मतलब इस हिसाब से इंक्रीज करा, हाफ में वो इंक्रीज कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कि अगर हम लोग को एक और चीज़ यहाँ बात करें, अगर ये होल नंबर में है तो ब्राइट फ्रिंज को रिप्रेजेंट करेगा, देखो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ डेसिमल आएगा, डेसिमल आएगा तो रिप्रेजेंट करेगा डार्क फ्रिंज को। तो एक और कंक्लूजन मिला कि डेसिमल जो है, डेसिमल रिप्रेजेंट, दिख रहा है वाला लाइन, डार्क फ्रिंज एंड होल नंबर रिप्रेजेंट ब्राइट फ्रिंज। ये भी बात हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये भी कुछ पता चल गया। अब हम लोग निकाले फ्रिंज विड्थ की, ये चौड़ाई कितना है। तो अब देखो सिंपल है, यहाँ पे बहुत कुछ हार्ड नहीं है। विड्थ निकालने के कितना चौड़े में है ये, इसका चौड़ाई कितना है, तो अब देखो निकालेंगे कैसे। तो हम लोग यहाँ पे एक डार्क फ्रिंज है, यहाँ ब्राइट है, यहाँ पे क्या बनेगा, डार्क फ्रिंज बनेगा। तो अगर हम लोग इस डार्क से इस डार्क का दूरी निकाल लें तो वो चौड़ाई हो जाएगा ब्राइट फ्रिंज का, समझ आ रहा बात, वो हो जाएगा ब्राइट फ्रिंज का दूरी। तो ऐसे हम लोग निकालेंगे। तो चीज़ों को लिखते हैं, क्या निकालना अपन लोगों को, फ्रिंज विड्थ निकालना है। अब अपना मेन काम शुरू होगा, फ्रिंज विड्थ निकालने वाला। सब मेन ही था, कुछ भी मजाक नहीं था, सब मेन था। तो अगला हेडिंग है फ्रिंज विड्थ। तो इसको समझ लिया जब पहले क्या है, तो ये डिस्टेंस है किसके बीच में, बिटवीन द फर्स्ट मिनिमा, और यहाँ मिनिमा कहने का मतलब है डार्क फ्रिंज, ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ में। जैसे ये फिगर है, ये फिगर में इधर भी डार्क फ्रिंज बनेगा, इधर भी डार्क फ्रिंज बनेगा। तो जो ब्राइट फ्रिंज के आइदर साइड में जो डार्क फ्रिंज बन रहा है उसका जो चौड़ाई है वही अपने को, उसका जो डिस्टेंस है वही अपने को निकालना है। तो ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो देखो उस तरफ भी अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देंगे बीटा से, या ठीक है बीटा नॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे, उस तरफ जाएंगे तो कितना जाना पड़ रहा है, लैम्डा डी बाई डी 2d, और नीचे आएंगे तो भी इतना आना पड़ेगा।
तो कुल मिला के यहाँ पे जो विड्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब लैम्डा d/d हो जाएगा। ये हो जाएगा अपने पास फ्रिंज विड्थ। और ये हम लोग निकाले हैं सेंट्रल मैक्सिमा को ध्यान में रखते हुए। अगर हम लोग सेकेंडरी के लिए बात कर लें, ये तो सेंट्रल को ध्यान में रखा गया है, तो अगर हम लोग सेकेंडरी के लिए बात कर लें, मतलब विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब सेकेंडरी जो ब्राइट फ्रिंज है या सेकेंडरी जो डार्क फ्रिंज है उसको ध्यान में रखते हैं हम लोग को विड्थ निकालना, तब क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन ये क्या है, डिस्टेंस है किसके बीच में, 2 सक्सेसिव मिनिमा, मतलब जो 2 सक्सेसिव मिनिमा होगा लगातार वाला, या फिर 2 सक्सेसिव मैक्सिमा। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। अब ये कैसे निकलेगा, तो अगर हम लोग फिगर के हिसाब से देखेंगे तो जो फिगर के हिसाब से पहला अपने पास डार्क फ्रिंज मिलेगा, मतलब एक डार्क फ्रिंज मिला ब्राइट फ्रिंज से प्राइमरी हो गया, दूसरा अगर जाएंगे तो दूसरा मिलेगा इतना पे 3 लैम्डा d/2d पे। अब इसमें हम लोग को माइनस करना पड़ेगा कौन सा, जो पहला डार्क फ्रिंज है, मतलब सेकेंडरी डार्क फ्रिंज में प्राइमरी डार्क फ्रिंज को माइनस करेंगे तो जो दूसरा ब्राइट फ्रिंज बन रहा है उसका दूरी, उसका चौड़ाई निकलेगा, तो वो भी कितना आ जाएगा, लैम्डा d/d। तो कुल मिला के अगर हम लोग बात कर ले, जो फ्रिंज का विड्थ बन रहा है वो अपने पास हर बार कितना बनेगा, लैम्डा d/d। तो वो फ्रिंज विड्थ b0 हो चाहे फ्रिंज विड्थ b हो, बीटा हो, कहने का मतलब दोनों ही आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। अब मान लो ये वाला काम किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर किया जाए, मतलब कहने का किसी मीडियम के अंदर किया जाए, तब क्या देखने को मिलेगा, तो उसके लिए भी अपने पास कुछ ना कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा, वो भी कर लेते हैं हम लोग। कुछ बचेगा नहीं भाई, सब करके जाना है यहाँ से। तो अब हम लोग करते हैं कंडीशन के साथ कि दिस फेनोमेना is performed in a medium of refractive index mu। तो अगर किसी मीडियम में किया जा रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तब क्या देखने को मिलेगा, तब देख लिया जाए क्या मिलेगा। तो उस केस में इसको हम लोग बोल देते हैं बीटा डैश, वो हो जाएगा लैम्डा डैश अपॉन में डी। अब लैम्डा डैश क्या है, तो लैम्डा डैश है लैम्डा अपॉन में म्यू, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेट करता हुआ फॉर्मूला है। तो बीटा डैश लैम्डा डैश को लैम्डा अपॉन में म्यू कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। यहाँ से जो बीटा डैश मिल जाएगा वो मिल जाएगा ये वाला पार्ट, इसको हम बीटा बोल सकते हैं, तो बीटा अपॉन में म्यू, लैम्डा डी अपॉन डी को बीटा बोल सकते हैं अपॉन में म्यू। तो जो बीटा डैश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन में म्यू। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ आएगा, ये भी एक फार्मूला है। अब हम लोग बात करें इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, ये इंटेंसिटी के बारे में बताएगा, तो इसको भी समझ लिया जाए। तो अगला हेडिंग इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मतलब इंटेंसिटी वाला जो कर्व है वो अपने को यहाँ पे बनाना है, तो बना लिया जाए। उसमें भी क्या है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो इंटेंसिटी अपने को मालूम है, 2 तरीके का इंटेंसिटी, मैक्सिमा और मिनिमा। तो एक आई मैक्स है, एक आई मीन है। आई मैक्स में क्या था, तो रूट में I1 प्लस रूट में I2 का होल स्क्वायर, और मीन में क्या था, रूट में I1 माइनस रूट में I2 का होल स्क्वायर, ये मालूम है। लेकिन अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में चले जाएंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो ये जो I1 है, ये जो I2 इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, I0 से। तो उस केस में आई मैक्स क्या हो जाएगा, तो आई मैक्स इस केस में हो जाएगा 2, तो 2 अंडर रूट में I0 का होल स्क्वायर, तो 4 I0 हो जाएगा। और आई मीन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या पता चला, और यही एवरेज वाले में भी हो रहा था।
तो यहाँ क्या पता चले कि मैक्सिमम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 4I0 और मिनिमम कितना हो जाएगा 0। तो इंटेंसिटी धीरे धीरे घट के कहाँ पहुँच जाएगा 0 मिनिमम वाले केस में। अब इसके लिए हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। वो ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है, ये है और ये है, ठीक है। अब देखो ग्राफ पे ध्यान देना, सबसे पहले मैक्सिमम है, ठीक है, और मैक्सिमम कितना है 4I0 है। अब ये धीरे धीरे घट के कितना हो जाएगा, तो धीरे धीरे घट के कहाँ पहुँचेगा 0 पे, फिर ये धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है, मैक्सिमम होगा, फिर धीरे धीरे घट के ये कितना पहुँच जाएगा 0 पे। सेम साइड यहाँ पे भी होगा। अब यहाँ से ये डिक्रीज़ करेगा, फिर इंक्रीज़ करेगा, फिर डिक्रीज़ करेगा, कुछ ऐसा ये साइकिल चलेगा। अब ये जो डिस्टेंस है वो निकालना, तो ये जो सबसे पहले x = 0 पे होगा, ठीक है। उसके बाद इधर हम कितना जा रहे हैं, तो इधर हम लोग जा रहे हैं हाफ लैम्डा d/d स्मॉल d, ठीक है। ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज जो हम लोग पढ़ रहे थे वही चीज़ है। फिर इधर भी हम लोग कितना जा रहे हैं, तो इधर भी अगर मेज़र करेंगे तो हम लोग का जो दूरी होगा कितना हो जाएगा हाफ लैम्डा d/d। उसके बाद टोटल में जाएंगे तो 3/2, मतलब यहाँ का बात करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। ये जो टोटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3/2 लैम्डा d/d, ठीक है। सेम कहानी यहाँ पे भी हो जाएगा 3/2 लैम्डा d/d। बीच का निकालना है तो माइनस करके निकाल देंगे, तो बीच का कितना निकल जाएगा तो वो भी बात कर लेते हैं हम लोग, मतलब यहाँ से यहाँ तक का। ये अब देखो चीज़ों को समझो, ये जो पता है ये डार्क फ्रिंज के लिए, ये जो है डार्क फ्रिंज के लिए, लेकिन ये तो ब्राइट फ्रिंज है ना यहाँ पे। तो ब्राइट फ्रिंज का दूरी क्या था, ब्राइट फ्रिंज का दूरी था लैम्डा d/d। फिर से वही ब्राइट फ्रिंज का दूरी क्या था लैम्डा d/d, तो ब्राइट फ्रिंज का भी दूरी निकल गया। तो अगर हम लोग इंटेंसिटी भी देखेंगे तो जो ब्राइट फ्रिंज बनेगा कहाँ बनेगा लैम्डा d/d पे, और जो डार्क फ्रिंज बनेगा हाफ लैम्डा d/d पे या फिर 3/2 लैम्डा d/d पे। तो ये कुछ अपने पास इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी आ गया। अब इसके बाद है अपने पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। अब जब कभी भी इंटरफेरेंस होता है तो जो एनर्जी है वो भी कंजर्व रहता है। तो अब इसी के बारे में अपने को देखना है कि एनर्जी किस तरीके से कंजर्व रहता है और किस तरह से हम चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो आज सारा कहानी फिर से दोबारा इंटरफेरेंस का ही चल रहा है, हम लोग इंटरफेरेंस ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब इसमें हम लोग आ गए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। किस में बात कर रहे हैं, इंटरफेरेंस में, ठीक है। अब इंटरफेरेंस में क्या होगा वो हम लोग बात कर ले। तो जो इंटरफेरेंस है आई जो है मैक्स है किसी पॉइंट पे, मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम है किसी पॉइंट पे और मिनिमम है किसी पॉइंट पे, ये हम लोगों को पता है, ठीक है। अब आई मैक्स कहाँ है, मीन क्या है, वो अगर हम लोग बात कर ले तो ये अपने को पता है कि जो आई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर ये बात कर ले, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, स्क्वायर के होता है, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के, तो रूट आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए के, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग आई मैक्स का रिलेशन निकालेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा A1 + A2 के होल स्क्वायर के, ठीक है। सिमिलरली अगर आई मीन निकालेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा A1 - A2 के होल स्क्वायर के। अगर हम लोग आई एवरेज निकाल दें तो क्या हो जाएगा मैक्स प्लस मीन अपॉन में 2। मैक्स क्या है A प्लस होल स्क्वायर A1 - A2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। अब यहाँ पे जब हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे तो A + B होल स्क्वायर कुछ नहीं आता, ये तो आता ही होगा तुम लोगों को, इतना तो आता ही होगा। फार्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट हम लिखते हैं तो यहाँ आएगा 2A1² + 2A2² अपॉन में 2। कॉमन ले लेंगे तो बचेगा A1² + A2²। तो ये आया अपने पास आई, और ये हम लोग बात करें किसके बारे में, आई एवरेज के बारे में। तो अगर आई एवरेज बात करेंगे तो प्रोपोर्शनल वाला साइन अगर लगाना चाहें तो कुछ ऐसा लगा सकते हैं हम लोग, A1² और A2²। तो एक रिलेशन अपने पास आई एवरेज के लिए कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात हो जाएगा, कुछ बातें कर ली जाए यहाँ पे। थोड़ा ऊपर कर लेना। तो कुछ बात इस तरीके से रहेगा कि अगर हम लोग बात कर ले कोई इंटरफेरेंस होता नहीं यहाँ पे,
तो जो इंटेंसिटी है हर पॉइंट पे क्या होता, सेम होता। जैसे अगर इंटरफेरेंस होता ही नहीं तो जो लाइट हम भेज रहे हैं हर जगह सेम ही होता, लेकिन इंटेंसिटी होने की वजह से कुछ ना कुछ अपने को ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज देखने को मिल रहा। तो पहले इतना बात कर ले कि अगर कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, नो इंटरफेरेंस, अगर if there is no interference then the intensity at each point is same, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो इंटेंसिटी हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I1 और I2 के, और इंटेंसिटी एक और रिलेशन आया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर के लिए, इंटेंसिटी का एवरेज वाला। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे अगर हम लोग एनर्जी के बारे में बात कर लेंगे तो एनर्जी कहीं जा नहीं रहा, यहाँ पे एनर्जी कंजर्व्ड रह गया, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे करना था, मतलब कुल मिला के रिलेशन निकालना था कि इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करे। तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करा, और वो कैसे डिपेंड कर रहा है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, और यहाँ पे क्या था, एम्पलीट्यूड का इंटेंसिटी का सम था। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो इंटेंसिटी का एनर्जी है वो कंजर्व रहेगा, ठीक है। अब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे डिसअपियर हो रहा होगा डार्क फ्रिंज में, उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी ब्राइट फ्रिंज में चला जा रहा होगा। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम लोग देखेंगे फ्रिंजेस मिलता अपने को, तो एक जगह डार्क फ्रिंज है, एक जगह ब्राइट फ्रिंज है, तो डार्क फ्रिंज में जो एनर्जी का लॉस हो रहा होगा वो उतना ही एनर्जी का गेन हो जा रहा होगा किसमें, ब्राइट फ्रिंज में। तो वही तो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, समझ आ रहा बात। यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हुआ, कम हुआ, ज़्यादा हुआ एक जगह। तो जहाँ पे इंटेंसिटी कम हो रहा होगा वो इंटेंसिटी कहाँ जा रहा होगा, मैक्सिमम वाले में। तो ये इसीलिए इन चीज़ों को हम लोग क्या बोलते थे, कंजर्व, मतलब लॉस नहीं हो रहा। टोटल अगर देखा जाए, तो लॉस नहीं हो रहा, एक गेन कर रहा है तो एक लूज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल गया अपने को, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो डिसअपियर हो रहा डार्क फ्रिंज में, तो वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अपीयर हो जाएगा किसमें, ब्राइट फ्रिंज में, ठीक है। तो इतना बात समझ आया। तो इस वाले कहानी से भी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो एनर्जी है वो क्या है, कंजर्व है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक का बात समझ आएगा। अब इसके बाद जो भी बातें होंगी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अपना टाइम भी हो गया, इतना ही लंबा लगभग वीडियो हम लोग बनाते भी हैं। अब कंटिन्यू करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा ही चला जाएगा लंबाई, कि कंटिन्यू कर दे, कंप्लीट कर दे इंटरफेरेंस, ये छोड़ो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखना है, थोड़ा मोड़ा पढ़ाई भी करते चलना है क्योंकि एग्ज़ाम भी आ गया, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।